हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इरिगेशन के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड तो नहीं कहेंगे, इंडिया के अंदर जो हमारे काफ़ी काम आते हैं, या यूँ कह सकते हैं इंडिया के जो लोग हैं उससे काफ़ी लाभान्वित होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, आज जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे एक तो क्रॉप्स कितने टाइप की होती है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इरिगेशन करते टाइम कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स है हमें ध्यान रखनी होती है, ताकि जब हम इस्तेमाल करेंगे आगे उसको हर चैप्टर के अंदर उन टर्म्स को, तो हमें ध्यान रहे वो टर्म्स किससे रिलेटेड है। ठीक है, आज का लेक्चर इंग्लिश के आपके चलेगा, उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर, और हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स मैं हमेशा की तरह आपके ग्रुप पे आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के साथ में। देखो, भारत के अंदर दो तरह की प्रिंसिपल क्रॉप्स होती है, या दो तरह की महत्वपूर्ण फसलें होती है। क्रॉप्स यानी फसल, एक खरीफ क्रॉप, बी रबी क्रॉप, है ना। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ की फसल की। आप में से बहुत लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं, सबको पता है क्या होती है, लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए जिनको नहीं पता। ऐसी फसलें जिन्हें 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में उगाया जाए वो खरीफ क्रॉप कहलाती है, यानी उन्हें 1 अप्रैल के आसपास बोया जाता है और 30 सितंबर के आसपास काट लिया जाता है। क्योंकि खरीफ की फसलें गर्मी के अंदर आती है तो इसलिए इसको मानसूनी क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है ना। और ये इनमें से बहुत सी जो है आप लोग नाम उनका अच्छे से जानते हैं, जैसे राइस चावल, मेज, मक्का, ग्राउंडनट, मूंगफली, अरहर दाल है, बाजरा, ज्वार जिसको मिलेट बोलते हैं, तिल, मूंग, कॉटन यानी कपास। तो ये फसलें जो होती है ये खरीफ की फसलें हैं, और जो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है प्रत्येक फसल की, और जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उतना पानी कैनाल अपने साथ मस्ट कैरी करके आनी चाहिए, यानी जितनी इन फसलों को पानी की ज़रूरत है उतना पानी इरिगेशन के रूप में इस्तेमाल होने वाली कैनाल के साथ आना चाहिए, ताकि इन क्रॉप्स की वाटर डिमांड को फुलफिल किया जा सके उस समय। ठीक है ना, इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आती है आपकी रबी की फसल, या इनको सर्दियों की फसल भी कह सकते हैं। ये जो क्रॉप्स होती है ये 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में उगाई जाती है, काटी जाती है। ठीक है, रबी की जो क्रॉप्स है इन्हें विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है आपकी गेहूं, आलू, मटर, बार्ली किसको कहते हैं, अपने जो जौ होती है ना, मस्टर्ड, सरसों, ग्रैम, है ना, ग्रैम यानी चना। इसकी जो फसल होती है ये सारी सर्दी की फसल है और सर्दी के दौरान उगाई जाती है। जैसा कि खरीफ की फसल में था कि जितना पानी रिक्वायरमेंट होता है इन फसलों को उतना पानी कैनाल के साथ बहकर आना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर खरीफ क्रॉप शुड नॉट बी एडेड विद द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड रबी क्रॉप्स ड्यू टू 2 डिफरेंट ड्यूरेशन। जितना पानी खरीफ की फसल को ज़रूरत होती है और उसको रबी के पानी के साथ मिक्स नहीं किया जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग सीजन में बोई जाती है, इसलिए इन दोनों का अलग अलग पानी को कैलकुलेट किया जाता है। इसी के साथ साथ भारत में कुछ पेरेनियल क्रॉप्स, जो ऐसी फसलें जिनको उगने में पूरा साल लग जाता है, उनकी भी खेती की जाती है, जैसे शुगर केन, गन्ना। और ये खरीफ और रबी दोनों ड्यूरेशंस में होती है, और इसकी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट यानी इसको जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो इंडिविजुअली खरीफ और रबी की वाटर रिक्वायरमेंट में ऐड कर दी जाती है। और एक इंडिया के अंदर एक और सेपरेट कैटेगरी होती है फसल उगाने की, जिसको हॉट वेदर क्रॉप जैसे फॉडर
या जिसको जैद की फसल बोलते हैं हिंदी के अंदर, जिसमें मुख्यतः ककड़ी, टमाटर, है ना, मतीरा, इस तरीके के सब्जियां उगाई जाती है। और ये एक गर्मियों के अंदर ही उगाई जाती है। ये थोड़े से पीरियड 2 से 3 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। और ये रबी और खरीफ के अलावा तीसरी कैटेगरी है, ठीक है ना। इसको हिंदी में जैद की फसल कहा जाता है। अब जो ये आपकी फसलें हैं, इनकी जो भी हमें इरिगेशन से रिक्वायरमेंट है, उनसे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको याद रखनी चाहिए या समझनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है इसमें क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या होता है? जिस क्षण आप पौधे को बोते हैं, यानी फसल को बोने वाले टाइम से लेके फसल को काटने वाले टाइम तक जो पानी दिया जाता है फसल को, वो क्रॉप पीरियड कहा जाता है। यानी जिस क्षण से आपने बीज को बोया और जिस क्षण आपने काट लिया, उस पूरी ड्यूरेशन के दौरान जो फसलों को पानी दिया जाता है, वो क्रॉप पीरियड कहलाता है। ये बेस पीरियड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब बेस पीरियड क्या होता है, पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस पीरियड ही इसके नीचे लिखा है आपका। देखो, जो आपके टाइम पीरियड होता है पानी देने का किसी फसल को, यानी किसी फसल को पहली बार पानी देने और आखिरी बार पानी देने के बीच के जो समय होता है, इसको बेस पीरियड कहते हैं। यानी फसल को बोने के बाद जो पहला पानी दिया और काटने से पहले जो आपने पानी दिया, इसको बेस पीरियड कहा जाता है। इसको सिंबल बी से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी यूनिट डेज होती है, दिनों में ये प्रदर्शित किया जाता है। और जैसे चावल के लिए जो बेस पीरियड है वो 120 दिन है ना। गेहूं के लिए बेस पीरियड 135 दिन है। और गन्ने के लिए जो बेस पीरियड है, आपको पता है पेरेनियल क्रॉप है, तो 360 365 दिन है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाइड टू द क्रॉप ड्यूरिंग बेस पीरियड। यानी पानी की वो गहराई जो पूरे बेस पीरियड के दौरान किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए डाली जाती है, उसको डेल्टा कहते हैं। इसकी यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, mm होती है, ठीक है। और एक्चुअल में एक फसल चक्र के दौरान, एक फसल के उगने के दौरान जो पानी उसको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जब बारिश होती है तो उसको भी हम इंच में, सेंटीमीटर या mm में काउंट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर फसल के लिए जो गहराई में पानी आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसको डेल्टा कहते हैं। इसका सिंबल एक त्रिभुजाकार आकृति का होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो डेल्टा का एक फॉर्मूला भी होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी जितना पानी आपने वॉल्यूम दिया और टोटल एरिया ऑफ लैंड से डिवाइड करेंगे तो डेप्थ आ जाएगी जितना आपने पानी किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए छोड़ा है। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं आपको याद रखनी है। जैसे डेल्टा फॉर राइस, राइस के लिए डेल्टा की वैल्यू 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच रहती है। डेल्टा फॉर शुगर केन, गन्ने के लिए 120 सेंटीमीटर, मेज़ यानी मक्के के लिए 45 सेंटीमीटर, आटे के लिए, व्हीट के लिए 40 सेंटीमीटर, डेल्टा फॉर पोटैटो, आलू के लिए 75 सेंटीमीटर, और जवार और बाजरे के लिए 30 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू देती है। देखिए, होपफुली राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको समझ में आ रही होगी आसानी से, जो भी मैं नोट से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज़ भी अगर आप याद कर ले तो काफ़ी आसान, अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आता है ड्यूटी। ड्यूटी एक्चुअल में क्या होता है कि जितना पानी आपने, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड में अप्लाई किया और उस पानी से जितना एरिया इरिगेट हुआ, उसके बीच में जो संबंध होता है उसको ड्यूटी कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं, ड्यूटी ऑफ वाटर कैन बी डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द फील्ड और लैंड विच इज इरिगेटेड बाय यूनिट डिस्चार्ज। यानी एक यूनिट डिस्चार्ज, 1 क्यूमेक या 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज से जितना एरिया लैंड का आपका इरिगेट होगा वो आपका ड्यूटी कहलाएगा, है ना। और इसको सीधे शब्दों में समझा जाए तो ये किसी भी इरिगेटेड एरिया और पानी के डिस्चार्ज के रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एरिया अपॉन डिस्चार्ज इसका फॉर्मूला होता है। इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट ज़्यादातर हेक्टेयर बट्टे क्यूमेक रहती है, यानी हेक्टेयर अपॉन में मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। अगर ऐसा रहता है, अगर ये यूनिट हेक्टेयर अपॉन क्यूमेक यानी मीटर क्यूब पर सेकंड रहती है, हेक्टेयर अपॉन, तो उसको फ्लो ड्यूटी या कैनाल ड्यूटी कहते हैं। अगर आपकी यूनिट या ड्यूटी को हेक्टेयर अपॉन मेट्रिक क्यूबिक मीटर में
रिप्रेजेंट किया जाए तो ये स्टोरेज ड्यूटी या क्वांटिटी ड्यूटी या रिजर्वायर ड्यूटी कहलाती है। पानी की ड्यूटी कोई भी कैनाल के हेड पे मिनिमम रहती है, क्योंकि हेड पे डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, और डिस्चार्ज क्योंकि ड्यूटी के फॉर्मूले में डिवाइड में आ रहा है नीचे की तरफ, तो डिस्चार्ज बढ़ेगा तो ड्यूटी ओवरऑल घट जाएगी। इसी प्रकार जब फील्ड में अप्लाई करते हैं पानी को, उस टाइम ड्यूटी मैक्सिमम रहती है, क्योंकि उस टाइम डिस्चार्ज कम हो जाता है, डिस्चार्ज कम होने से ड्यूटी का अमाउंट बढ़ जाता है। अब कुछ विशेष प्रकार की फसलों के लिए ड्यूटी की अमाउंट क्या रहती है, जैसे चावल के लिए, राइस के लिए आपकी ड्यूटी 735 हेक्टेयर पर क्यूमेक, यानी 735 हेक्टेयर बट्टा मीटर क्यूब पर सेकंड। देखो क्यूमेक बराबर मीटर क्यूब पर सेकंड कह सकते हैं आप, ठीक है ना, ये नीचे लिख भी रखा है आपका, है ना, क्यूमेक को मीटर क्यूब पर सेकंड भी कहते हैं। ये देखिए रहा, ये क्यूमेक की और अच्छे तरह से समझने का एक तरीका है। शुगर केन के लिए भी 750 हेक्टेयर पर क्यूमेक ड्यूटी की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरी खरीफ के लिए 1200 हेक्टेयर पर क्यूमेक, आटे के लिए व्हीट के लिए 1500 हेक्टेयर पर क्यूमेक, और दूसरी रबी की फसलों के लिए 1800 हेक्टेयर पर अपॉन में क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अभी तक हमने पढ़े ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड, इनके बीच में क्या संबंध है। तो इनके बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है ना। अगर मान लीजिए हम किसी भी अगर आपकी ड्यूटी आपको हेक्टेयर पर क्यूमेक में दी गई हो, बीएस पीरियड दिनों में दिया गया हो, तो उनके बीच में एक सीधा रिलेशन है। आप लैंग्वेज को छोड़ सकते हैं, ये आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की है थोड़ी इस तरीके से। तो आप सीधे शब्दों में, ये जो मैंने नीचे फार्मूला लिखा है पिंक कलर से डब्बे के अंदर, 8.64 बी बाय डेल्टा, ये ड्यूटी का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये ड्यूटी का फॉर्मूला है 8.64 बी बाय डेल्टा। यहाँ पर डी हमेशा हेक्टेयर पर क्यूमेक में रहेगा, बी दिनों में रहेगा और डेल्टा मीटर में रहेगा। अगर डेल्टा को हम सेंटीमीटर में कर दें तो ये फॉर्मूले में 8.64 की जगह 864 बी अपॉन डेल्टा आ जाएगा। आपको ऊपर वाला डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये फार्मूला याद रखेंगे तो ही आपके लिए सफिशिएंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ड्यूटी बराबर 8.64 बी बाय डेल्टा। इससे रिलेटेड कई छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रॉस कमांड एरिया। ठीक है, ग्रॉस कमांड एरिया यानी वो टोटल एरिया जो किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट द्वारा लाभान्वित हो रहा है, जिसमें जिस एरिया पे खेती हो रही है उसके अलावा वो शहर, वो गांव या कोई सड़क भी इंक्लूड हो रही है, वो ग्रॉस कमांड एरिया के अंदर काउंट होता है। यानी टोटल कल्टीवेटेड एरिया, खेती वाला इलाका, और अनकल्टीवेटेड एरिया जहाँ पे खेती नहीं की जा रही है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसलिए इसको ग्रॉस कमांड एरिया कहते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट आता है आपका कल्टीवेटेड कमांड एरिया। इसके अंदर सिर्फ उसी एरिया को कंसीडर किया जाएगा जिस पे पानी की ज़रूरत है, यानी जो ज़मीन जिस पे फसल उगाई गई है सिर्फ उस एरिया को कंसीडर करें। अनकल्टीवेटेड एरिया, जैसे पीछे हम किसी गांव या शहर को कंसीडर कर रहे थे, उसे नहीं करें तो ये आपका कल्टीवेटेड कमांड एरिया कहलाता है। इसको कैलकुलेट हम ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया में से टोटल अनकल्टीवेटेड एरिया वो एरिया हो गया जिस पे खेती नहीं की जाती है, यानी कोई सड़क हो गई, कोई घर हो गया, कोई छोटा सा हिस्सा हो गया जिसपे पानी तो गिर रहा है लेकिन वो कल्टीवेशन के काम, खेती के काम नहीं आ रहा है, वो अनकल्टीवेटेड एरिया कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। सिंपल सी टर्म है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे नोट्स मैंने हिंदी के अंदर भी बनाए हैं और आप लोगों को सेपरेटली आपके ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर मैं हिंदी वाले नोट्स शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आता है आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है? इट इज द टोटल एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड इन 1 ईयर ड्यूरिंग डिफरेंट क्रॉप सीजन टू द ओरिजिनल कल्टीवेटेड एरिया। यानी ये एक प्रतिशत है किसका,
कि जितना मैंने पानी प्रोवाइड किया अलग अलग क्रॉप सीजन में, उससे वास्तव में कितना इरिगेशन हुआ या कितना कल्टीवेशन हुआ, है ना। यानी प्रति वर्ष दिए गए इरिगेशन प्रोजेक्ट से कितना परसेंटेज एरिया कल्टीवेटेड यानी खेती के इस्तेमाल में किया गया, है ना। इसकी वैल्यू हमें लेस देन 100% भी हो सकती है, इक्वल टू 100% भी हो सकती है, और मोर देन 100% भी होगी। यानी खरीफ की फसल, रबी की फसल, पेरेनियल क्रॉप्स और जैद की फसल, चारों को अगर जोड़ के हमने जो पानी दिया था और उससे वास्तव में उसी अमाउंट के अंदर फसल आपकी उगी है, तो उसका अगर प्रतिशत निकाले तो आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाता है। इससे आप किसी पर्टिकुलर क्रॉप के एरिया के लिए कल्टीवेटेड कमांड एरिया और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से मल्टीप्लाई करके किसी पर्टिकुलर क्रॉप का एक एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, उसके उगने के पीरियड को जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैलियो इरिगेशन। अब इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो ईएस का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी JNAN का एग्जाम हो। ये पैलियो इरिगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन आपसे सीधे ले पूछे गए। तो क्या होता है, देखो, जब फसलों को उगाते हैं और फसलों को काटते हैं, उससे पहले मिट्टी की नमी को बरकरार रखने के लिए जो इरिगेशन किया जाता है, यानी मिट्टी को सिंचित किया जाता है, गीला किया जाता है, वो पैलियो इरिगेशन कहलाता है। फिर से ध्यान रख लीजिए, किसी भी फसल को उगाने से पहले और काटने से पहले ज़मीन को जो गीला करके किया जाता है ताकि मिट्टी की नमी बरकरार रहे, उसे हम पैलियो इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कोर वाटरिंग। जब कोई भी फसल उगाते हैं तो वो कुछ सेंटीमीटर उगने के बाद जो उसको पहली डेप्थ प्रोवाइड करते हैं पानी की, उसको कोर डेप्थ कहा जाता है। ठीक है ना, या यूं कह सकते हैं कोई भी फसल थोड़ी सी उगी और उसके बाद जिस गहराई का पानी आप उसको प्रोवाइड करोगे वो आपकी कोर वाटरिंग कहलाएगी। ठीक है ना, कोर वाटरिंग डेल्टा को कैलकुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। और कोर वाटरिंग फसल के प्रकार, वहाँ की मिट्टी और वातावरण, क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करती है। और जो कोर वाटरिंग होती है वो चावल के लिए 19 सेंटीमीटर होती है, यानी जब उसका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसमें आपको 19 सेंटीमीटर डेप्थ का पानी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। आटे के लिए, वीट के लिए 13.5 सेंटीमीटर। देखिए, जब मैं आटा बोलता हूँ मतलब मैं गेहूं की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। गेहूं के लिए 13.5 सेंटीमीटर ज़रूरत होती है। शुगर केन के लिए 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, गन्ने के लिए 16.5 सेंटीमीटर इस्तेमाल होता है। और जो ये पानी देने का समय होता है, चावल के लिए 2 से 4 हफ्ते का होता है, गेहूं के लिए 3 से 8 हफ्ते का होता है। नेक्स्ट आता है आपका कन्वेंस लॉस। देखिए, कोई भी चीज़ की 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। आप सब लोग मोटर व्हीकल चलाते हैं, तो अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल डला रहे हैं, 1 लीटर पेट्रोल डला रहे हैं, तो उतना ही एवरेज नहीं देगी गाड़ी, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेज होते हैं। उसी प्रकार से किसी पर्टिकुलर इरिगेशन एरिया के लिए हम पानी की कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब पानी कैनाल में से बह के आती है तो उसके अंदर सीपेज के कारण, इवेपोरेशन, बाष्पीकरण के कारण, और परकोलेशन यानी ज़मीन के अंदर पानी का घुसने के कारण कुछ अमाउंट पानी वेस्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसको हम कन्वेंस लॉस कहते हैं, ट्रांजिट लॉस कहते हैं। ये जो लॉस होते हैं 15 से 20% तक होते हैं, और यूँ कह सकते हैं कि जो इरिगेशन की एफिशिएंसी है वो 85 से 80% रह जाती है अगर आपके कन्वेंस लॉस कंसिडरेबल होते हैं तो। अब एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी हो तो क्या करेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट कर दीजिए, यानी जितना पानी आपने कैनाल से दिया और जितना फील्ड में गया उन दोनों का रेशो निकाल ले तो एफिशिएंसी आ जाएगी। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक तो होता है किताबी वैल्यू, एक होती है एक्चुअल वैल्यू। यानी आपने मान लीजिए चावल की खेती करनी है तो उसके लिए आपने बेस पीरियड निकाला 120 दिन, तो इस 120 दिन इरिगेशन की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली आपका जो इरिगेशन है किसी कारणवश 100 ही रह पाया, 100 दिन ही रह पाया,
यानी बेस पीरियड था तो 120 लेकिन आप दे पाए 100। तो जो इन दोनों का जो रेशो होता है नंबर का, यानी 100/120 करेंगे, वो आपके टाइम फैक्टर को बताएगा। यानी एक्चुअली जो आपने पानी दिया कैनाल से और एक्चुअली जितनी रिक्वायरमेंट थी पानी की दिनों के अंदर, समय को बता रहा तो या दिन की बात करेंगे तो उसे टाइम फैक्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 1 या उससे कम ही रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका कैपेसिटी फैक्टर। एक होता है आपकी, जैसे मैंने पहले बताया, आपकी किसी पर्टिकुलर फसल को 100 मीटर क्यूब पर सेकंड या 100 क्यूमेक के हेड की जरूरत है, लेकिन आप 90 क्यूमेक ही दे पाए, तो 90/100 करेंगे तो वो आपकी कैपेसिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके इनपुट आउटपुट डिस्चार्ज को निकालने में मदद करता है। इनपुट डिस्चार्ज इन द कैनाल इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन कैपेसिटी फैक्टर। ये फॉर्मूला आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट होता है आपका फील्ड कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पर्टिकुलर सॉइल के अंदर या पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंप्लीट ड्रेनेज होने के बावजूद सॉइल के रोम छिद्रों या वॉइड्स में या पोर्स में पानी का गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त खड़ा रहना 2 से 5 दिनों के लिए फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। यानी 2 से 5 दिनों के लिए सारा पानी निकल जाने के बावजूद नमी का बना रहना फील्ड कैपेसिटी कहलाता है। और फील्ड कैपेसिटी सॉइल के अंदर बेसिकली सरफेस टेंशन, कोहेजन, केमिकल बॉन्डिंग और एडिशन के कारण होती है। सरफेस टेंशन आप सब जानते हैं। कोहेजन क्या होता है? 2 सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन को कोहेजन बोलते हैं। 2 डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन को एडिशन बोलते हैं। और 2 केमिकल बॉन्ड्स होना 2 वस्तुओं के बीच में केमिकल बॉन्ड कहलाता है, ठीक है ना। ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो मॉइस्चर टेंशन होता है फील्ड कैपेसिटी पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1/3 होता है। ये देखिए जेईएन का या फिर किसी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फील्ड कैपेसिटी पे मॉइस्चर टेंशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितना होता है, तो इसका आंसर है 1/3 होता है। और जो मॉइस्चर टेंशन होता है या यूं कह सकते हैं फील्ड कैपेसिटी होती है पानी का खड़ा रहना, 2 कारण से होता है, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कैपिलरी आपको पता ही है, पानी के पार्टिकल बीच में कोहेजन होने के कारण पतली पतली फ्रिंजेस के अंदर सरफेस टेंशन के कारण चढ़ जाता है। हमने सॉइल के अंदर डिटेल में पढ़ा था, ठीक है ना। और ये पानी पौधे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो केमिकल बॉन्ड के कारण उपलब्ध रहता है सॉइल के पोर्स के अंदर, और जो प्लांट्स और पौधे हैं या क्रॉप्स हैं उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछने जाता है कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है, तो आंसर है केमिकल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो एक फील्ड कैपेसिटी का एक न्यूमेरिकल बेस छोटा एक फॉर्मूला भी आ जाता है। आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना, ये नीचे आपके पिंक कलर के बॉक्स के अंदर एक फॉर्मूला दे रखा है फील्ड कैपेसिटी का, गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डेप्थ ऑफ रूट जोन। फील्ड कैपेसिटी में गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर 9810 न्यूटन पर मीटर, गामा टी क्या होगा यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल, डी डब्ल्यू क्या होगा डेप्थ ऑफ वाटर। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, कोई डायमीटर ऑफ सॉइल समझ लेते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड मीटर सेंटीमीटर के अंदर। और कैपिटल डी क्या है आपके जड़ों की गहराई, यानी स्मॉल डी तो है डेप्थ ऑफ वाटर, मान लीजिए ज़मीन से 4 मीटर नीचे है और रूट आपकी 1 मीटर पे ही है, तो 3 मीटर को या तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर या कैपिलरी वाटर को सक कर लेगा, ठीक है ना। तो इससे आप फील्ड कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। इससे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी निकाल सकते हो। अगर आपको पोरोसिटी पता है और फील्ड कैपेसिटी पता है, तो जब आप पोरोसिटी और फील्ड कैपेसिटी का रेशो लोगे तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये सॉइल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये जमीन के नीचे वो बिंदु होता है जहाँ से पेड़ों की जड़ें, पौधों की जड़ें पानी को अपने इस्तेमाल के लिए खींच नहीं सकती, है ना, क्योंकि ये काफ़ी नीचे होता है गहराई पे, और इसके ऊपर वाला पानी पौधों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे
नीचे पानी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वाला पानी पौधों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस कंडीशन के अंदर जो मॉइस्चर टेंशन होता है, यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे मॉइस्चर टेंशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 15 गुना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। यानी ऐसा पानी जो पौधों की बढ़त में या उनकी उगने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इसको विल्टिंग पॉइंट को आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गामा डब्ल्यू गामा डी डी डब्ल्यू। अब डेप्थ ऑफ वाटर विल्टिंग पॉइंट तक चला गया, यानी अगर डेप्थ ऑफ वाटर जहाँ अवेलेबल है तब तो फील्ड कैपेसिटी देगा, विल्टिंग पॉइंट तक चला जाए तो वो विल्टिंग पॉइंट की लोकेशन दे देगा। ठीक है ना। अवेलेबल मॉइस्चर, यानी पानी की जमीन के नीचे वो रेंज जो इस पौधों द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है, वो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट होता है। यानी अगर फील्ड कैपेसिटी में से विल्टिंग पॉइंट को घटा दो तो जो आपके पास डेप्थ आएगी वो मॉइस्चर पौधे कभी भी रेडिली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, देख के ही समझ जाओगे आप। रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, जो अवेलेबल मॉइस्चर का वो हिस्सा जो पौधों द्वारा कभी भी कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कहलाता है। ये अवेलेबल मॉइस्चर का 75 से 80% होता है। ठीक है ना। यानी 0.75 और 0.8 से गुणा कर दोगे आप आपके अवेलेबल मॉइस्चर को, तो आपका रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर आ जाएगा। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ये होता है रेशियो ऑफ रेडिली अवेलेबल डेप्थ ऑफ वाटर, जो हमने पीछे पढ़ा, और कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। कंजम्पटिव यूज क्या होता है? एक तो होता है आपने फील्ड के ऊपर पानी अप्लाई किया और वो पानी कितना पौधों द्वारा इस्तेमाल किया गया, वो कंजम्पटिव यूज कहलाता है। तो उससे अगर रेशियो लिया जाए रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर का, तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का पता चल सकता है। तो ये फिगर देखिए आप, इसमें आपको दिखा रखा है ग्राउंड लेवल, एक पौधा होगा, उसके नीचे जमीन है, यहाँ पे रूट जोन की डेप्थ दिखा दी, जहाँ पे आपका जो टॉप बिंदु है वो फील्ड कैपेसिटी को दिखा रहा है, और नीचे वाला जो पॉइंट है वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को दिखा रहा है। मैं इसको नंबर से समझा देता हूँ आपको। जो ये पॉइंट है ये फील्ड कैपेसिटी को दिखा रहा है, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को दिखा रहा है, और इनके बीच का जो पानी है जो नीचे वाले फिगर से आपको देखना चाहिए, है ना। ये देखिए आप, इससे अच्छे से समझ सकते हैं। रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट पॉइंट, विल्टिंग पॉइंट कहाँ से आ गया जहाँ तक पानी आपका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थी, इन एक बार रीडिंग लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं इरिगेशन में। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है। बस रिक्वेस्ट करूँगा, इसे पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। जल्दी मुलाकात करेंगे इरिगेशन के नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ। थैंक यू।